नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार। आज देखेंगे पार्श्वक्रम संयोजन क्लास 10 के लिए। आज हम देखेंगे पार्श्वक्रम संयोजन यानी प्रतिरोध का जो समांतर क्रम या उसी का एनसीईआरटी जो अब भाषा आ गया है। पार्श्वक्रम संयोजन जो संयोजन होता है प्रतिरोध का करेंगे, जो ओम के नियम से इसे जोड़ा जाएगा। ओम का नियम मैं वीडियो में डाल चुका हूँ, यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। अगर आप लोग को अगर अच्छी तरह से समझना है, देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पार्श्वक्रम संयोजन या उसी को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो इसको चलिए देखते हैं हम पार्श्व संयोजन या पार्श्वक्रम संयोजन कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम लेंगे 3 प्रतिरोध और तीनों प्रतिरोध को हम पार्श्वक्रम में जोड़ेंगे और उसमें 3 हमारा प्रतिरोध होगा R1, R2, R3 और तीनों को समांतर क्रम में कैसे या पार्श्वक्रम में कैसे दर्शाया जाता है। चलिए देखिए, हमारा 2 पॉइंट फिक्स कर लेंगे, 2 पॉइंट हमारा फिक्स कर लेंगे और दोनों पॉइंट को हम जोड़ेंगे किससे? प्रतिरोधों से। जो हमारा पहला प्रतिरोध R1 होगा, दूसरा प्रतिरोध R2 हो जाएगा और जो तीसरा प्रतिरोध होगा वो R3 होगा। इसे R1 कहेंगे, इसे R2 कहेंगे और इसे R3 कहेंगे। यानी 3 हमारा प्रतिरोध फिक्स हो गया। इस क्रम में जो जोड़ा जाता है, यानी एक बिंदु से जो पार्श्वक्रम को जोड़ा जाता है कि एक बिंदु से, यानी जो पहला बिंदु होगा, तीनों जो प्रतिरोध होगा उसका जो एक बिंदु पर जुड़ा रहेगा पहले छोर से और दूसरे बिंदु से दूसरा बिंदु, जो तीनों बिंदु का जो अंत बिंदु होगा दूसरे बिंदु से जुड़ा होगा। और इसमें क्या करेंगे? विभवांतर क्या कर देंगे? इस प्रतिरोध में क्या करेंगे? विभवांतर समान रखेंगे। क्या करेंगे? विभवांतर समान रखेंगे और यह किससे? एक बैटरी से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एक बैटरी से इसमें क्या करेंगे? जोड़ दिया जाएगा। इस बैटरी से इस प्रकार जोड़ा जाएगा कि इसमें जो यह प्लस होगा और यह माइनस होगा, यह हमारा बैटरी है और धनायन से क्या करेगा? आवेश निकल कर, यानी जो विद्युत धारा होगा वह एक बार R1 में प्रवेश करेगा तो इसमें जो विद्युत धारा होगा I1 हो जाएगा। जब R2 में प्रवेश करेगा तो इसमें विद्युत धारा I2 हो जाएगा। जब R3 में प्रवेश करेगा विद्युत धारा तो I3 होगा। लेकिन इसमें तीनों में विभवांतर क्या होगा? हमारा समान होगा तीनों में, यानी R1 में विभवांतर भी होगा, R2 में भी विभवांतर 2 होगा और R3 में भी R2 में विभवांतर भी, यानी जो प्रतिरोध होगा R2 में उसका विभवांतर भी होगा और R3 में जो विभवांतर होगा, यानी जो प्रतिरोध होगा उसका विभवांतर भी ही होगा। यानी तीनों में विभवांतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जो विभवांतर R1, R2, R3 में प्रवेश करेगा, यानी सब में एक ही विभवांतर आपका प्रवेश करेगा। यानी कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि तीनों में विभवांतर जो होगा वो समान होगा। आप लोग इस पार्श्वक्रम संयोजन में एक चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो विभवांतर होगा ये हमारा विभवांतर है। विभवांतर क्या होगा? हमारा समान होगा। क्या होगा? समान होगा। इसमें विभवांतर क्या होगा? समान होगा। ये हमारा बैटरी है, ये हमारा बैटरी है और यह तुम्हारा R1, आपका R1, R2, R3, यह तीनों अलग अलग क्या प्रतिरोध है? I1, I2 और I3, ये तीन क्या है? विद्युत धारा है। जो जिसमें प्रवेश करेगा उसका विद्युत धारा वही बन जाएगा। चलिए देखिए, थोड़ा इसका डिफिनीशन लिख दें। जब हम बोलेंगे 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध पर प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर
यानी प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, यानी प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच प्रतिरोध, यानी प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान हो। इसे पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इसे पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। अब देख लीजिए, इसका हम डिफिनीशन बोल सकते हैं पार्श्व क्रम संयोजन का। जब दो या दो से अधिक जब प्रतिरोध, यानी दो या दो से अधिक प्रतिरोध, यानी जब जोड़ा जाता है तो प्रत्येक जो प्रतिरोध होगा उसके बीच का जो विभवांतर होगा समान होगा, यानी बराबर होना चाहिए। विभवांतर हमारा घटना बढ़ना नहीं चाहिए। उसे ही इस क्रम में जोड़े हुए प्रतिरोध को क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें जो विद्युत धारा होगा असमान होगा, लेकिन इसमें विभवांतर जो होगा वह समान होगा। असमान का मतलब भिन्न भिन्न होगा। इसमें जो हमारा विद्युत धारा होगा वह यानी R1 R2 R3 में वह I1 I2 और I3 होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, जो यानी सपोर्टेड इसमें लिखा जाएगा जो R1 R2 यानी प्रतिरोध लिख देंगे, प्रतिरोध R1, R2 R3, यानी प्रतिरोध यह है R1 R2 R3 में विद्युत धारा I1, I2, I3 होगा। यानी प्रतिरोध R1 R2 R3 में विद्युत धारा I1 I2 I3 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यानी प्रतिरोधों में कुल विद्युत धारा, यानी प्रतिरोधों में कुल विद्युत धारा लिखेंगे प्रतिरोधों, यानी प्रतिरोध में कुल विद्युत धारा हम किससे दर्शाएंगे? I से। किससे दर्शाएंगे? I से। यह I1 प्लस I2 प्लस I3 के क्या होगा? यह बराबर हो जाएगा। मतलब हमारा कहने का ये मतलब है जो I होगा कुल विद्युत धारा होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कुल विद्युत धारा I बराबर I1 I2 प्लस I3 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसके नीचे ओम के, यानी ओम के नियम से। क्या लिखेंगे? ओम के नियम से जब हम लेंगे तो ओम का नियम यह कहता है, इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें विभवांतर क्या होगा? समान होगा। इसमें विभवांतर जो होगा, यानी जो विभवांतर इसमें क्या होगा? समान होगा। तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि विभवांतर सब में समान है। तो विद्युत धारा यानी ओम के नियम से हम क्या जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर I बराबर V बट्टा R। I बराबर V बट्टा R। ओम के नियम से यह हम जानते हैं कि विभवांतर और प्रतिरोध के अनुपात या बट्टक यानी विद्युत धारा के बराबर होगा। यदि विभवांतर में प्रतिरोध का भाग कर दें तो विद्युत धारा के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर विभवांतर हमारा समान रहे तो प्रतिरोध R1 रहे, तब भाग अगर देंगे तो विद्युत धारा I1 के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अगर सपोर्टेड मान लीजिए हमारा विभवांतर V है और प्रतिरोध हमारा R1 है, तो V में R1 से भाग देंगे तो I1 के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो चलिए ओम के नियम से यह हम आगे देखते हैं इस तीनों में कैसे, यानी तीनों में जो हमारा विद्युत धारा होगा कैसे कैसे निकाला जाएगा ओम के नियम से। तो अगर आप लोग को यह अगर अच्छा लगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर से, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। एक बार देखिए कि इसमें विद्युत धारा क्या है? I1 है। तो विभवांतर क्या हमारा? समान है, तो V हो गया। तो इसमें क्या है? प्रतिरोध क्या? R1 हो गया। इसका मान 1 मान लिए। दूसरे में क्या है?
विद्युत धारा I2 है, विभवांतर V है और प्रतिरोध क्या है R2 है। समीकरण यानी इसका मान 2 मान लेंगे। तीसरे में क्या है, विद्युत धारा I3 है और इसमें विभवांतर मान, तीनों में विभवांतर समान है तो इसमें भी विभवांतर क्या होगा V हो जाएगा और प्रतिरोध क्या हो जाएगा R3, समीकरण नंबर 3। तो हम क्या करेंगे यानी लिखेंगे 1, 2, 3 का मान, सॉरी इसको 2 मान लीजिए, इसको अब देखिए यहाँ पर मैं लिखा था I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको 1 मान लीजिए, ठीक, या इसको रहने दीजिए, इसको लिख लीजिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी I1 I2 I3 का मान यानी किस में रखना है, समीकरण मान I में, किस में I में रखने पर, किस में रखने में I में रखने पर, यह I का जो समीकरण है या मान है इसी में हम क्या करेंगे रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, हम इसी में रखेंगे I के स्थान पर, यानी V बट्टा R रखेंगे, I1 I2 I3 का मान ये रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, नीचे मिटा दे रहे हैं। अब देखिए हम जानते हैं I बराबर, एक बार लिख दे रहे हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I का मान क्या जानते हैं V बट्टा R, और I1 का मान क्या है V बट्टा R1, और I2 का मान क्या है V बट्टा R2, और I3 का मान क्या है V बट्टा R3। तो देखिए इसमें V बट्टा R, इसमें V बट्टा R लिखेंगे और इसमें से V कॉमन कर लेंगे, में बचेगा 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। अब देखिए V से V कट जाएगा, बचेगा 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। तो इस प्रकार हमारा प्रतिरोध का संयोजन आपके सामने यानी समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में यह हो गया। तो हम जानते हैं कि 1 बट्टा R या R उसमें बोला जाएगा, इसमें जो R है, R हमारा तुल्य प्रतिरोध है, R हमारा तुल्य प्रतिरोध है। इसका मात्रक क्या होता है, जो मात्रक होता है R का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है, प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर इस प्रकार आप लोग को वीडियो समझ में आए तो आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। नमस्कार।